जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों मैं फ्री बैठा था और जो है बकैती करना चाहता था, तो इसलिए जो है मैं अपने फ्री टाइम को किस प्रकार से जो है सोचा, मेरे सामने नज़र में एकदम आया कि आज यूपीएससी का पेपर भी है। और जैसे ही मेरे सामने पेपर आया तो मुझे जो है एकदम ऐसी एकदम अंदर से अंतरात्मा से एक आवाज़ आई कि आज जो है मुझे यूपीएससी का जो एसे का पेपर था, मैं आपको बता दूँ आज तारीख है 20 सितंबर और आज एसे का यूपीएससी का पेपर था, जिसको जो है मैं यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक करके एक एक क्वेश्चन को उठाऊंगा और फिर देखते हैं कि क्या जो है बकैती कितनी जो है कर पाते हैं। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को हमेशा की तरह स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप ये वीडियो पे अगर आप सीधे पहुँचे हो तो बहुत गलत जगह पे आप पहुँचे हो। इससे पहले मैं बता दूँ, मैं एसे के ऊपर, निबंध के ऊपर जिसको आप बकैती कर रहे हो, वो बकैती में 2 घंटे की लेक्चर एसे लिखने की जो कला है, कैसे लिखा जाता है, उसकी आर्ट क्या है, ये खासकर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए उपयुक्त है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंफर्टेबल हूँ। मेरा मीडियम इंग्लिश है और हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है, और हिंदी है, ठीक है। इंग्लिश सिर्फ लिखने के लिए है और इंग्लिश शब्दों में भी मेरे है, लेकिन इंग्लिश है कुल मिलाकर के। तो चलिए वीडियो को जो है बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर लेते हैं। खाली बैठा था इसलिए आ गया। तो ये मत सोचना कि जो है एकदम परफेक्ट आंसर होगा और 100%, या फिर इसमें कुछ लूप होल्स नहीं होंगे, या फिर इसमें कोई गलती नहीं होगी, इसमें कोई फ्लॉ नहीं होगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। हमारे गुरुजी तो इस प्रकार से बता रहे थे, तुम इस प्रकार से बता रहे हो, हमारे जो है वो वाले गुरुजी जो है इसे बता रहे थे। तो ये सब बातों को जो है उधर रखिए। मैं एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, जिसने अभी एक भी पेपर दिया नहीं है, ठीक है। हमारा पेपर होगा आज से 20 साल बाद। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो का मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है मैं आपका बात कर देता हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है, फॉरेस्ट्स प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डिजर्ट्स फॉलो देम। यानी कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। यानी कि जो फॉरेस्ट हैं वो सिविलाइजेशन के पहले आते हैं और डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान सिविलाइजेशन के बाद आते हैं। यानी कि सबसे पहले आते हैं फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट से बनती है सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के फलस्वरूप बनता है डेजर्ट। क्या इसके मायने हैं? देखिए, निबंध सबसे पहले देखिए बेसिक जितनी भी बातें होती हैं निबंध लिखने की, जो कलाएं होती हैं, ये कलाएं मैं आपको 2 घंटे के लेक्चर में मैं नीचे बटन दे दूंगा, ऊपर बटन दे दूंगा, हर जगह बटन दे दूंगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, एसे एंड एथिक्स के लेक्चर्स का एक प्लेलिस्ट बना होगा हमारे चैनल पे, उस पर देख लीजिए जाकर के। 2 घंटे का लेक्चर डला हुआ है, ध्यान रहा तो नीचे डाल दूंगा, वैसे ध्यान नहीं रहता है तो आप जाके उसको पहले देख लीजिए जाकर के, कैसे लिखा जाता है, कैसे सोचा जाता है, ये सारी बेसिक बातें वहाँ पे कर रखी हैं। आज मैं क्वेश्चन पेपर को लेने वाला हूँ, यहाँ पे बकैती मैं करने वाला हूँ कि कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि जंगल से सभ्यताएँ बनती हैं। कैसे भैया सभ्यताएँ बनती हैं? तो चलिए अपना खर्रा लिखा कर मैं लाया हूँ। तो जंगल से कैसे सभ्यताएँ बनती हैं? देखिए, जंगल जो होते हैं ना, फॉरेस्ट से ही सिविलाइजेशन बनती है। आप कहोगे, जब हिस्ट्री में अगर आप पुराना इतिहास देखोगे तो सिविलाइजेशन कैसे बनी? सबसे पहले व्यक्ति ने जो है खाने की खोज की। खाने के बाद जब जो है वो खाने के लिए उधर उधर भटकता रहता था, और जब भटकता रहता था तो उसने जो है मकान बनाने चालू किए। और जब मकान बनाने चालू किए, यानी कि जब घरों का निर्माण करना चालू किया, उसके बाद जो है जब उसका जो फूड का था, अब फूड कहाँ से आता है? फूड आता है फॉरेस्ट से। यानी कि जब व्यक्ति को फॉरेस्ट के बारे में अच्छे से जानकारी होगी तो उसको सिर्फ जंगल से क्या क्या, सबसे पहले तो आपको फॉरेस्ट की इसमें सिग्निफिकेंस बताना है। यानी कि जो जंगल हैं उनकी सार्थकता क्या है। तो जंगल हमें क्या क्या देते हैं? जंगल हमें देते हैं फूड, जंगल हमें देते हैं शेल्टर, फॉरेस्ट हमें देते हैं मेडिसिन, फॉरेस्ट हमें देते हैं रॉ मटेरियल। यानी कि एक सिविलाइजेशन को बनने के लिए जितनी भी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब कुछ अगर कोई हमें देता है, ये सब कुछ अगर हमें कोई सभ्य बनाता है तो हमारे फॉरेस्ट ही हैं। यानी कि फॉरेस्ट के बगैर हम सिविलाइजेशन बन ही नहीं सकते हैं। और जब यही सिविलाइजेशन जब बन जाती है तो सिविलाइज्ड लोग हो जाते हैं। जब सिविलाइज्ड लोग हो जाते हैं तो वो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर देते हैं। जब रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर देते हैं, यानी कि शोषण कर देते हैं, तो इससे रिसोर्स जो हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। और जब रिसोर्स ख़त्म होने लगते हैं तो लोग जो है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर करने लगते हैं। जब बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर लोग करने लगते हैं तो उससे क्या होता है? डिजर्टिफिकेशन, यानी कि रेगिस्तान बन जाता है। आप पूरा मामला समझे? यानी कि जंगल से जो है सिविलाइज बनते हैं लोग। यानी कि जंगल, फॉरेस्ट से ही हमें सिविलाइजेशन एक बनाने के लिए, सभ्यता बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? फॉरेस्ट चाहिए। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री में देखोगे तो जितनी भी जो है
सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन हो, चाहे वो चाइना की सिविलाइजेशन हो, चाहे वो मिस्र की सिविलाइजेशन हो, सारी ही सिविलाइजेशन का जो मेन सोर्स था वो था फॉरेस्ट्री। जिनके पास जंगल का, जिनके पास फॉरेस्ट की किस प्रकार से उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और जो है रिसोर्सेज का उपयोग किया जा सकता है, जिसके पास ये ज़्यादा ज्ञान था, वही उतनी ज़्यादा सभ्य कहलाई। और जब उस सभ्यता ने उसका बहुत ज़्यादा भीषण तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन करना चालू किया, तो वही सिविलाइजेशन से जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन चालू हुआ, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होने लगा, बहुत ज़्यादा फील्ड पे जो है लोगों ने उपजाना चालू कर दिया, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने जब उसका एक्सप्लॉयटेशन चालू कर दिया, तो इससे हुआ क्या, इससे अल्टीमेटली जो है डेजर्ट बन गए, रेगिस्तान बन गए, क्योंकि आपने जो है एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा कर दिया। यानी कि सिविलाइजेशन जो है वो बनती है फॉरेस्ट से, लेकिन जब सिविलाइजेशन बहुत अत्याधुंध अंधाधुंध जब जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण करती है फॉरेस्ट्री का, तब वही सिविलाइजेशन किस ओर ढकेल दी जाती है, वो डेजर्ट की ओर चली जाती है, यानी कि रेगिस्तान की ओर चली जाती है। इसमें जो है आप कई सारे डायमेंशन दे सकते हो। जैसे एक डायमेंशन आप दे सकते हो इकोलॉजिकल डायमेंशन। इकोलॉजिकल डायमेंशन में क्या बताओगे, जैसे वाटर साइकिल हो गया, ये वाटर साइकिल किससे कनेक्ट होता है चालू, वाटर साइकिल जो है वो सबसे बढ़िया तभी बन सकता है जब फॉरेस्ट आपका जो है अच्छा होगा, और जो फॉरेस्ट हैं वो आपके सॉइल इरोजन को भी जो है रोकते हैं। फॉरेस्ट जो हैं वो कार्बन को भी जो है स्टोर करते हैं, जिससे आप एक सिविलाइज अच्छे लोग बन पाओ, सिविलाइजेशन अच्छी बन पाए। डिफॉरेस्टेशन जो है वो आज की जो सभ्यता है जो डिफॉरेस्टेशन कर रही है अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अपनी भूख को एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, ये सारी जो है डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर कटिंग यानी कि पेड़ों को काटना, ये अल्टीमेटली किस में सब निकलेगा, ये सब फर्टाइल लैंड जो है सब चली जाएगी, और सब जो है आदमी अत्याधुनिक मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहा है। यानी कि हमें मॉडर्नाइज इतना भी नहीं होना है, इतना भी नहीं होना है जिससे जो है हम अपने एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट्री को लूज कर दें। तो फिर इसका तरीका क्या है, इसका तरीका सबसे अच्छा ये है कि हम क्या करें, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें। यानी कि हमें प्राकृतिक चीज़ों का दोहन तो करना है, यानी कि हमें जो है प्राकृतिक जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो फॉरेस्ट होता है, उसका प्रयोग तो करना है, लेकिन हमें ये ध्यान रख के करना है कि भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ रह जाए, और हम इस प्रकार से यूटिलाइजेशन करें जिससे सतत भविष्य में जो है ये यूटिलाइजेशन जो है ना रुके, और हम सभी लोग जो है पर्याप्त रूप से अपनी अपनी आवश्यकताएं की चीज़ों को जो है प्राप्त करते रह सकें। महात्मा गांधी के शब्दों में कहा जाए तो इंसानों की पूर्ति के लिए जो है इस दुनिया में सारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके लालच के लिए नहीं है। यानी कि इंसान को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाना चाहिए। सोशल अगर डायमेंशन की बात की जाए तो फॉरेस्ट्री जो है वो कहाँ चली गई, साहेल रीजन में, अगर अफ्रीका में बात किया जाए तो साहेल रीजन एक समय जो है, अगर आप आज देखो तो साहेल रीजन का क्या हाल हुआ, सब एक्सप्लॉयटेशन का ही राज है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली भी इसमें एंगल बनता है कि अगर वीक गवर्नमेंट होगी तो बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं अच्छे कर पाएगी। जब उसका मैनेजमेंट में खामी होगी कहीं ना कहीं, जब मैनेजमेंट खामी होगी और शॉर्ट टर्म गेन करने के लिए, यानी कि चंद कुछ समय के लिए जो है फ़ायदा निकालने के लिए अगर आप फॉरेस्ट का जो है दोहन करोगे, आप जो है अपने गेन के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, दुनिया का डेवलपमेंट चिल्ला करके, डंका कूट करके, उधर खोदा कहीं इधर खोदा, ये सब हरकतें करोगे, शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप फॉरेस्ट्री को नष्ट करोगे, और जो है पॉलिटिकल पावर का अपना दुरुपयोग करोगे, वीक गवर्नमेंट करोगे, लॉ को प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं करोगे, तो फिर यही होगा। यानी कि फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन होगा और सिविलाइजेशन एक समय तक ऊपर जाएगी यूँ, और उसके बाद डिक्लाइन चालू हो जाएगा, अल्टीमेटली लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड, एंड दिस विल रिजल्ट इनटू द डिजर्टिफिकेशन। तो कैसी लगी? अगर इसको वर्ल्ड में लेना चाहो तो वर्ल्ड में भी ले जा सकते हो। अगर यूनाइटेड नेशन का देखा जाए तो REDD जो प्रोग्राम है, जो यूनाइटेड नेशन का, उसका यही तो है कि हम जो है फॉरेस्ट्री को 2030 तक इतने हेक्टेयर भूमि को दोबारा कंजर्व करेंगे। उसमें सतत अगर देखा जाए तो देश प्रयास भी कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे। तो ये था दोस्तों मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर, और मैं यहाँ पे लिख के नहीं दिखाने वाला हूँ, बस बकैती करने वाला हूँ, तो सुनते रहिए, ठीक है, काफ़ी आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि मैंने भी जो है आज तक लिखा तो नहीं है, जो थोड़ा बहुत आता है वही बोल रहा हूँ। अगला अगर देखा जाए, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। क्या बात कही है, मज़ा आ जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसका अपोजिट भी आप बोल सकते हैं। अगर कार्ल मार्क्स के शब्दों में देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं वो जो है एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पे जो है मार्क्स को साइड में रखते हैं, जो बात कहा जा रहा है उतना ही आपको बोलना है, ज़्यादा चपर नहीं करनी है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर, यानी कि भविष्य के जो साम्राज्य हैं,
विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चालू कर देते हैं। ये बात दरअसल विंस्टन चर्चिल की है। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक समय पर रह चुके हैं और उनसे इनको जो है समझ सकता है। अगर उनके बातों में देखोगे तो यही बात जो है कह रही है। दरअसल आजकल हम क्या समझते हैं कि टेरिटोरियल पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, ये पावर, वो पावर, बॉर्डर पावर, ये सब ताकतवर हैं। दरअसल सही देखा जाए तो पावरफुल इस दुनिया में जो है दरअसल कुछ नहीं है। पावरफुल अगर किसी का साम्राज्य इस दुनिया में भविष्य में बनने वाला है, यानी कि अगर आज आप अगर देखो तो आज क्या देखा जाता है, किसके पास मिलिट्री ज़्यादा है, किसके पास तोप ज़्यादा है, किसके पास बंदूक ज़्यादा है, किसके पास कट्टा ज़्यादा है, किसके पास एटम बम ज़्यादा है, किसके पास हाइड्रोजन बम ज़्यादा है, किसके पास न्यूक्लियर प्लांट है, किसके पास मिलिट्री कितनी ज़्यादा है, किसके ज़्यादा कितने ट्रूप्स हैं, किसके पास कितने कब्जा है, कितने के पास कितने आइलैंड है, किसके पास स्पेस में टेरिटरी है, किसके पास स्पेस में ज़्यादा सैटेलाइट हैं। ये सारी चीज़ें जो है एक देश को डिफाइन कर देती हैं कि आज का एम्पायर उसी देश का ज़्यादा बड़ा होगा जिसके पास इकोनॉमिक पावर होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आज का नहीं चचा, भविष्य का जो एम्पायर है वो किस पे बनेगा? वो इंटेलेक्चुअल माइंड पे बनेगा। इंटेलेक्चुअल माइंड का मतलब माइंड पे बनेगा। कैसे भैया माइंड पे बनेगा? आप देखिए ना, आपके सामने एग्जाम्पल पेश हैं। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब क्या है? इनके पास सब क्या है? डेटा है। डेटा कौन सा? 1.5 GB पर डे जो आता है आपका, 1.5 GB। अरे 1.5 GB नहीं, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि आज अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में तो कंट्रोल किन का ज़्यादा है? कंट्रोल उन्हीं का ज़्यादा है जिनके पास डेटा है, और जिनके पास डेटा है उनके पास माइंड है। बस चाहिए क्या? चाहिए हमें बिग डेटा एनालिसिस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो उस डेटा का इंफॉर्मेशन बदल सके। और जो हमारे देखिए दुनिया में बहुत सारा डेटा है। आप अभी हमारे अगर पीछे आगे सब देखोगे तो सब ये भी एक डेटा है। हम मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ तो ये भी एक डेटा है। अगर कोई इसको देख ले तो समझ सकता है कि मैं कैसे बात करता हूँ, मेरी अच्छे से कॉपी कर सकता है। एवरीथिंग इज ऑल अराउंड यू एंड मी इज डेटा। चूँकि मैं कंप्यूटर साइंस का पढ़ाता भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं डेटा की घंटों बात कर सकता हूँ। तो हमारे सब आसपास जो है वो डेटा है, और इस डेटा को जो है आप अगर इंफॉर्मेशन में बदल दो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेटा एक कूड़ा कबाड़ होता है। इंफॉर्मेशन मतलब ये होता है उसमें से कुछ अच्छी चीज़ों को निकाल लेना, ये इंफॉर्मेशन होता है। और जो इस काम को अच्छे से कर लेता है उसको हम डेटा साइंटिस्ट कहते हैं। और रिक्वायरमेंट है इसकी। फिलहाल अभी UPSC की तैयारी करने आए हो, मैं आपको इंजीनियरिंग में नहीं भेजूँगा। हाँ, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ गूगल। ये जितने भी अगर आप आसपास देखो तो इनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इनके पास डेटा है। और जिसके पास डेटा है उसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसको इसकी कंट्री के बारे में, उसके लोगों के बारे में अच्छे से जानकारी है। यानी कि किस प्रकार से कौन सा अस्त्र कैसे चलाना है, कहाँ पे प्रयोग करना है, क्या लोग सर्च करते हैं, क्या इंडिया में देखा जाता है, कितने उम्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या जेंडर है, कितने लोग क्या सर्च करते हैं, किस प्रकार की मेंटालिटी है, लोग दूसरी डेली क्या कमेंट करते हैं, क्या लाइक करते हैं, किस प्रकार का कंटेंट देखा जाता है, किस प्रकार का कंटेंट नहीं देखा जाता है, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी में क्या नहीं पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल पावर के जो नेता हैं वो क्या पे भाषणबाजी करते हैं, पॉलिटिकल पावर में जो लोग बैठे हुए हैं वो किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, क्या प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, क्या ट्विटर पर दिखाया जाता है, क्या इंस्टाग्राम पर दिखाया जाता है, क्या आपको परोसा जाएगा, किस प्रकार का सेंटीमेंट इंडिया में क्रिएट करना है, किस प्रकार का अमेरिका से जो है सेंटीमेंट यहाँ पे इंडिया में क्रिएट करना है, किस प्रकार से बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो तनाव चल रहा है, या फिर अमेरिका के बीच में या दुनिया के देशों के बीच में क्या चल रहा है, क्या लोगों को परोसा जाएगा, क्या लोग सर्च करते हैं, क्या गेम देखते हैं, क्या जो है लोग बातें करते हैं, क्या हम फ़ोन से सुनते हैं। ये सारी चीज़ें जो है एक डेटा के अंतर्गत आती हैं। डेटा काफ़ी बड़ा चीज़ है। एक किसी भी कायनात को अगर हिलाना है ना, उसका डेटा कब्जा कर लीजिए आप सारे उसके। देखिए जितना ज़्यादा आपके पास डेटा होगा उतने ज़्यादा आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी आपको क्रैक करने में किसी का पासवर्ड, या किसी कंट्री के किसी ने भी डिफेंस सिस्टम है, जितनी भी कंट्री का जो है एग्जीक्यूटिव है पावर, या जितना भी कंप्यूटर के जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जैसे इंडिया में है जो कंप्यूटर का जितना भी काम देखता है, अगर जो है ये डेटा अगर देखा जाए तो ये सब माइंड का ही तो खेल है। यानी कि अगर हम उनके सर्वर पे या पूरे देश के सिस्टम पे कब्जा कर लें, ये सब कब्जा कैसे होगा? ये कंप्यूटर्स के द्वारा होगा। या फिर जो है आप जो है भविष्य में वही ताकतवर बनेगा, वही पावरफुल बनेगा जिनके पास माइंड होगा, जिनके पास जो है माइंड होगा, और वही जो है साम्राज्य को बनाएंगे। साम्राज्य आप देखिए ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब साम्राज्य ही तो है इनका। एम्पायर एक पूरी बन चुकी है। कहीं आपको दिख रहा है कि ठिलिया वाला जो है आपको साम्राज्य बनाए दिख रहा हो? हैं, ऐसा तो नहीं है ना। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो जो देश जो है माइंड पे खर्च करेंगे वही देश डेवलपमेंट पे को हासिल करेंगे। जैसे सिंगापुर, साउथ कोरिया वगैरह कंट्री को आप देख लीजिए, चाइना वगैरह को।
आप अमेरिका को देख लीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आधे तो लोगों को पता ही नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि तमाम चीज़ों पर रिसर्च करना, कुछ नई। देखिए, जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा वहीं पे इनोवेशन होगी, वहीं पे क्रिएटिविटी आएगी। जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा करोगे 0/सन्नाटा खर्च, जैसे अभी भारतीय सरकार ने जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने मिशन मौसम के तहत जो है रिसर्च करने का जो है कहा गया है कि इस पर रिसर्च कीजिए। यानी कि आप देखोगे अगले 3-4 सालों में मौसम पे जो है, यानी कि जो है पहले से पता चल जाया करेगा, काफ़ी चीज़ें इसमें देखिए इनोवेट होंगी। लेकिन जिस देश की गवर्नमेंट रिसर्च पे फोकस नहीं करेगी, वो देश कभी अपने आप को भूल जाए एम्पायर बनाने के लिए, यानी कि उसके माइंड इंटेलेक्चुअल से उसके पास नहीं है। यानी किसी भी देश को अगर डेवलप्ड बनना है या एम्पायर अपना बनाना है, तो उसका सबसे पहला कारण है कि अपने इंटेलेक्चुअल्स को बचा के रखिए, सुरक्षित रख के रखिए, अपने इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाइए, अपने ज्ञान के बौद्धिक विकास को बढ़ाइए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। पॉलिटिकली अगर देखा जाए, एम्पायर वही बना पाएंगे जो पॉलिटिकली सॉफ्ट पावर को सपोर्ट करेंगे। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर क्या होती है? हार्ड पावर का मतलब होता है मिलिट्री गई, कूच के चले आए, 2-4 जो है उधर एकदम मार कुटाई मचा दी और जो है कूट काट के चले आए, इसको कहते हैं हार्ड पावर। जो देश सॉफ्ट पावर होते हैं, जैसे आप इंडिया की बात कर लीजिए, अमेरिका की बात कर लीजिए, सॉफ्ट पावर में आते हैं, बातों से लड़ते लड़ते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कितना बढ़िया से धोते हैं, कितना मज़ेदार एकदम। कभी उनके भाषणबाजी सुन के देखिएगा, एकदम यूँ उड़ा देते हैं सामने वाले को। तो ये क्या है? ये सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है कि आप कल्चरली, जैसे पांडा डिप्लोमेसी ऑफ चाइना, या फिर जो है आइडियोलॉजिकली, यानी कि विचारधाराएं, इंडिया भी धीरे धीरे यूएस की विचारधारा अपना रहा है, या इंडिया की देखा जाए तो विचारधारा किसी और अलाइन नहीं होती, नॉन अलाइन मूवमेंट को अगर देखा जाए, इंडिया की एक अपनी विचारधारा है कि हम जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट बनेंगे वहीं पे जो है हम जाएंगे। इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस किस देश का किस पे ज़्यादा है? आज देखिए ना, आज अमेरिका ब्रिटेन हमारे यहाँ पे है नहीं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। हमारे कपड़ों पे देख लीजिए, हमारे भाषा पे देख लीजिए, हमारे लैंग्वेज पे देख लीजिए। ये एक तरीके से इनडायरेक्ट एम्पायर तो इस्टेब्लिश हो चुका है ऑलरेडी। ये देख लो, जैसे हमारे जैसे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत शब्द प्रयोग कर दे रहे हैं, तो सब गलत बातें हैं, इसीलिए तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ। तो वो बात अलग है कि मुझे आती नहीं है। तो अगला मैं आपको बताऊँ तो सोशली अगर देखा जाए, सोशली भी जो है, अगर किसी भी समाज को ग्रो करना है तो उसके इंटेलेक्चुअल्स को बढ़ाना पड़ेगा। ये इंटेलेक्चुअल्स भैया बढ़ेगा कैसे? तो बढ़ेगा इसे कि डिजिटल डिवाइड को कम कीजिए। जिस देश में डिजिटल डिवाइस ज़्यादा होगा, उनके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, यानी कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, यानी कि विजडम कम होगा, जो कि पैदाइशी तो वैसे भी सब में नहीं मिलता है, कौन सा सबको बीरबल की औलादें होती हैं। तो सीधी सी बात है कि जिस भी देश के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होगी, यानी कि उसके लोगों के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस का लैक होगा, यानी कि कमी होगी, वो लोग शिक्षा से दूर रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, और वो माइंड उनके पावरफुल नहीं बन पाएंगे। अल्टीमेटली उस देश को नुकसान होगा। यानी कि हमें डिजिटल डिवाइड को कम करना है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने कई तरीके लैपटॉप, कंप्यूटर जो है, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह बांट बूट करके जो है लोगों को रील, शॉर्ट और ये सब बनाने के लिए प्रेरित भी किया है, ठीक है। और अगला अगर बात किया जाए तो अगला अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो माइंड का तो बहुत ज़्यादा रोल है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी देख लीजिए, आप जो है स्पेस में देख लीजिए, आप मशीन लर्निंग देख लीजिए, सब करती क्या है? डिफरेंट टाइप्स के डेटा को जो है, जिसके पास डेटा ज़्यादा है उसके पास माइंड ज़्यादा है, जिसके पास बहुत अमाउंट में डाटा होगा वो उसके अच्छे से प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने बाद उसको इन्फॉर्मेशन बदल देगा। यानी कि जिसके पास डेटा उसके पास माइंड है, और जिसके पास डेटा है उसको वो इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करेगा और उसके बाद जो है उससे कुछ आउटपुट निकालेगा। नतीजन यानी कि उसके पास माइंड बड़ा होगा, यानी कि उसके पास इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया की ज़्यादा होगी, तो सीधी बात उसका माइंड बड़ा है, यानी कि बहुत अच्छे से सोच सकता है, वो बहुत अच्छे से रिजल्ट दे सकता है, बहुत अच्छे से एक्यूरेट रिजल्ट की एक्यूरेसी को चेक कर सकता है। सेकेंड टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है, ज़्यादा बकैती ना करने का। वैसे भी जो है कौन सा यहाँ पे हमारी यूपीएससी लिख के चले आए हैं, बकैती कर रहे 2 घंटे बैठे बैठे। हाँ चलिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो है आया है, देयर इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द पाथ। यानी कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। कैसे मतलब? दरअसल ये अगर देखा जाए तो ना, तो ये जो है थिक नहट हन एक ब्रिटेरियन बुद्धिस्ट मॉन्क हुए थे। ये बुद्धिस्ट मॉन्क एक हुए थे, थिक नहट हन नाम के जो है एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुए थे, ब्रिटेरियन, यानी कि ये ब्रिटेरियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैं। और इनकी ये फिलॉसफी है कि देखिए, मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताता हूँ। दरअसल हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं कि भैया जो है हमें यूपीएससी निकालनी है, यूपीएससी निकालनी है। अब 2-4 लोग नीचे कमेंट कर रहे होंगे कि भैया तुमसे ना तो होने वाला,
अरे भैया हमसे ना होगा तो इसके लिए हमने जो है एक वीडियो स्पेशल बना रखा है, जिसमें मैंने बताया कि मेरा भैया नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, आराम से जो है तुम्हारे चाय पकौड़ा लगाएंगे, ठीक है। मोदी जी ने कही रखा है कि ठेलिया लिया हम पर ले लेना आकर के। मोदी जी की चाय की जो वो है ठेलिया, वो ठेला जो होता है वो मेरे खड़ा ही हुआ है। हम भी चाय बेचना चालू कर देंगे, कल को साला प्रधानमंत्री बन जाएंगे कम से कम, ठीक है। तो हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चाय ना बेच पाए तो चावा बेचेंगे, गाँव गली मोहल्ले में ट्रेन में बेचेंगे, ठीक है। तो हमारी भैया टेंशन तुम ना लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, तो ये जो हैप्पीनेस इज ए नो पाथ टू हैप्पीनेस, देर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। यानी कि प्रसन्नता का कोई मार्ग थोड़ी ना है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल बढ़िया से समझे में आता है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, ठीक है, मैं नहीं हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। यूपीएससी की तैयारी के चक्कर में मैंने दुनिया का जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स ऐसे और दुनिया का नौटंकी पढ़ डाला है। डेली पढ़ना भी पड़ता है, जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि मुझे जो है सिर्फ यूपीएससी से लगाव नहीं है, मुझे नॉलेज और विजडम से भी लगाव है। इसलिए मैं डेली जो है पढ़ने का भी शौकीन हूँ। इस चक्कर में मैं आदी बना बैठा हूँ। दुनिया का जो है किताबों को पढ़ने का शौक़ रहता है, दुनिया की नई नई चीज़ों को जानने का शौक़ रहता है, जलन भी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मैं भी एक इंसान हूँ। अब मैं क्या सोचता हूँ कि एक काम करो कि सेवा ना करो। जैसे अब मान लो हमसे कोई पूछे कि भैया तुम ये सब कहाँ वीडियो कहाँ है दुनिया का जो है बना रहे हो, पहले अपना जो है कल्याण कर लो तब दूसरे का कल्याण करना। यानी कि जब तक तुम कुछ बन ना जाओ तब तक तुम दूसरे के कल्याण के बारे में ना सोचो। यानी कि फर्स्ट क्लियर योर गोल देन यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। मतलब जब तक पहले सबसे पहले स्वार्थी बन जाओ। ऐसा दो चार जो है महात्माएँ ज्ञान देते रहते हैं कि भैया पहले स्वार्थी बन जाओ और एकदम जो है तुम पहले अपनी सेवा कर लो, फिर जो है दुनिया की सेवा करना, और जो है पहले तुम अपना गोल क्लियर कर लो, उसके बाद गोल को अचीव करो, साम दाम दंड भेद मैकियावेली की स्टाइल में, समझे। और इस तरीके से जो है सत्ता को, यानी कि जो तुम अचीव करना चाहते हो उसको गेन करो। फिर चाहे जो भी जो है डेली एकदम मार कहर बरपा दो, एकदम तलवारें चला दो, एकदम फर्जा निकाल दो एकदम। और मतलब तुम्हें जो है हासिल करके रहना है अपने गोल को। बीच में जो मार्ग है उस पर टेंशन ना लो, उसको एंजॉय ना मत करो। एंजॉय क्या तेल लेना, तुम्हें बस निकालना है यूपीएससी। तुम्हें समझना नहीं है, तुम्हें बस रटना है, अच्छे से रटो। बस यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, प्री हो जाए, मेंस हो जाए, और उसके बाद जो है फिर बढ़िया से डेली भ्रष्टाचार करो, करप्शन करो ऑफिस में बैठ करके, ठीक है। क्योंकि तुम एक फिलोसफर किंग तो थे नहीं। फिलोसफर किंग अगर होता तो वो पढ़ने का शौकीन होता, उसको भी पैसों से मद मोह नहीं होता। लेकिन तुमने तो जो है सिर्फ यूपीएससी, बस ऐसे मास्टर ने बताया था कि पहले सबसे पहले अपनी सेवा करना, उसके बाद बच्चों जो है आप देश की सेवा तो कुछ होती रहेगी, सबसे पहले अपनी सेवा। लेकिन मैं यहाँ पे बताना ही चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपको अपनी जर्नी को प्रेजेंट में जी करके अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू जानना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं काहे आया हूँ। क्या मुझे सिर्फ जो है पैसे के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मरूंगा तो ज़िंदगी में क्या लेकर जाऊँगा और क्या लेकर आया हूँ। इन चीज़ों को अपने आप से पूछना है। आपको अपना एंड नहीं रखना है, मतलब अपने एंड को तो रखना है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आप क्रिएट कर रहे हो, मतलब लक्ष्य को जो है मारो गोली और मतलब जो है प्रेजेंट में जियो और प्रेजेंट में फ़ोन देखो, खूब रील देखो, शार्ट देखो। मैंने ये सब कब कहा? मैंने ये कहा है कि हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अपने गोल को अचीव करने के लिए हम सिर्फ गोल की खुशी को देखें। हम हैप्पीनेस गोल को अचीव करने में देखते हैं। दरअसल हमें हैप्पीनेस कहाँ देखनी चाहिए? हमें हैप्पीनेस देखनी चाहिए प्रेजेंट को अपने गोल में जीने के लिए। यानी कि आप गोल को डेली तो हासिल कर ही रहे हो, यानी कि उस गोल के आप नज़दीक जा रहे हो। इस चीज़ को देख करके जो प्रेजेंट में आप कर रहे हो, ईमानदारी से, तत्परता पूर्ण, जो माइंडफुलनेस के साथ जो फैथफुल्ली आप कर रहे हो, उसमें एंजॉयमेंट ढूंढिए, उसमें हैप्पीनेस ढूंढिए। दिस इज़ द मैसेज दैट यूपीएससी वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब आप समझे खेला क्या था? खेला यही था। कभी आपको समझाना चाह रहा था, सॉरी कभी नहीं, यूपीएससी समझाना चाह रहा था कि आप ये बात को समझ जाएं कि आपका लक्ष्य अंत नहीं है। आपका लक्ष्य है उस अंत को प्राप्त करने के लिए जो बीच में आप प्रेजेंट फुल्ली, यानी कि जो माइंडफुलनेस के साथ जो अपने प्रेजेंट को अच्छे से बुकों को पढ़ने में एक जो ज्ञान, एक जो जर्नी आप ट्रैवल करोगे, वो जर्नी आपकी यादगार रहे। यूपीएससी ये कह रहा है कि आपका लक्ष्य, आपकी जो खुशी है वो गोल को प्राप्त करने से नहीं मिलनी चाहिए। आपकी खुशी डेली मिलनी चाहिए। आपको खुशी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए निरंतर उसको एंजॉय करना है, उसको अपने साथ आत्मसात करना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को सेल्फ अवेयर होना है, ताकि आप इंटरव्यू में जब जा करके
ज्ञान बटा सको। ठीक है, अब इसका जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका ये है, इसको मैं एक बहुत बड़ा प्रचलित कथन है, हेडोनिक ट्रेडमिल। हम में से बहुत से लोग यही सोचते हैं कि कितना हासिल कर लो इससे खुशी मिलेगी, इतना हासिल कर लो इससे खुशी मिलेगी। अरे भैया, तुम जो कर रहे हो उसी में खुशी है, उसी को बस फुल माइंड से कीजिए। जो आप जी रहे हो अपनी ज़िंदगी, अभी उसी को प्रेजेंट में जीजिए। भविष्य तुम देख के ना आए हो, पास्ट तुम लौटा नहीं सकते हो, लिव इन प्रेजेंट। और आप सही बताओ, ऐसा यूपीएससी ने पूछा नहीं है पिछला कभी निबंध, ऐसा ऐसे यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, मैं आपको बता दूं। तो उस ऐसे को जो है आपको कैसे पता चलेगा? तो आप हमारी जो 2 घंटे की वीडियो है, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताई थी, उसको देख लीजिए जा करके। अगला अगर बात किया जाए तो इसका सोशल डायमेंशन क्या हो सकता है? इसका सोशल डायमेंशन है कि आप इंटीग्रिटी के साथ रहें, अपनी आत्मा को शांति दें, बुद्धिमानी को हासिल करें, कंपैशन रखें और जो है प्रेजेंट में जिएँ कुल मिला करके। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपनी भविष्य से ना लगा के रखें, प्रेजेंट में जिएँ, ऑथेंटिक जिएँ। ये नहीं कि अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपने जो है बेईमानी, चोरी डकैती करना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आपकी खुशी उसी में थी। तो प्रेजेंट को खुशीपूर्ण जिएँ, ऑथेंटिक जिएँ, सच्चाई से जिएँ। और जो है जितने भी रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को जो है अपना एंड मत मानिए, बल्कि रिलेशंस के साथ आगे चलिए। और जो है आपको जो है बहुत छोटे छोटे जो लक्ष्य होते हैं, जो आप एक्सटर्नल अपनी खुशी ढूंढते रहते हो, वो अपने अंदर इनर पीस अपनी सोल में ढूंढिए, अपनी आत्मा में ढूंढिए। आप मेडिटेट कीजिए, आप स्पिरिचुअली जो है कनेक्ट होइए इस दुनिया के साथ, और सेल्फ से कनेक्ट होकर के आपको कहाँ पे कनेक्ट होना है? इस यूनिवर्स के साथ। तब आप पाओगे कि आप और यूनिवर्स एक है, यानी कि मटेरियल और स्पिरिचुअलिटी सब एक है, और इसी में सत्यता है, इसी में खुशी है, जब आप सब सच्चाई को अवगत होगे। चलिए यहाँ पे जो है बकैती को बंद करते हैं और जो है पंडिताई थोड़ी बंद करते हैं। और चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूरे 26 मिनट के बाद ये रहा, द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, यानी कि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। सिपाही शब्द पे फोकस कीजिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि निबंध को पहले ब्रेक डाउन किया कीजिए। इसके बारे में अगर आपको निबंध ऐसे कैसे लिखा जाता नहीं बिल्कुल भी नॉलेज है, तो आप हमारे 2 घंटे को वीडियो को पहले देख कर आइए। इसमें मैं बेसिक नहीं क्लियर कर रहा हूँ, उसमें मैंने बेसिक क्लियर की थी जो 2 घंटे का वीडियो बनाया था। प्रश्न पूछने वाला ये विज्ञान का सच्चा सिपाही है, इसका मतलब पहले समझो। मतलब ये है, सिपाही का मतलब क्या होता है? सिपाही का मतलब ये होता है जो विज्ञान की रक्षा करे। अब विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है जो सत्य की तलाश में रहे। सत्य क्या होता है? ना हमें पता, ना तुम्हें पता, ना मैं जानता, ना तुम जानते, ना वो जानते, ना ये जानते, ना हम जानते, ना तुम जानते। अब बात को समझो, हाँ, गोल मटोलनाक बातों को घुमाओ। मैं बात इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो विज्ञान का सच्चा सिपाही, यानी विज्ञान की रक्षा, इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो विज्ञान की रक्षा करे, यानी कि जो विज्ञान को प्रोटेक्ट करे। विज्ञान यानी कि साइंस को प्रोटेक्ट करने वाला एक व्यक्ति वही हो सकता है जो बहुत ज़्यादा डाउट करता है। यानी कि अ डाउटर विल बी अ सिपाही ऑफ साइंस, यानी कि साइंस को प्रोटेक्ट करने वाला जो सिपाही है वो एक डाउटफुल व्यक्ति हो सकता है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे 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 मतलब बताओ जरा, समझे नहीं बुद्धि में। तो बुद्धि देखो, सीधी सी बात है, हमारे पास भी कम है, तुम्हारे पास भी कम है, कॉम्प्लेन बॉर्नवीटा पीना पड़ेगा। तो जो साइंस है, साइंस का मतलब क्या होता है? आप कहोगे साइंस का मतलब होता है सत्य को जानना। आप कहोगे सत्य को जानना, सत्य हमें पता तो है। इसमें अच्छा 2-4 बकलोल ऐसे बैठे होंगे जो एकदम दावा ठोकते होंगे कि हाँ दिस इज पेन एंड दिस इज माउस। तो भैया ये दावा वा ना ठोका करो, ठीक है? हाँ, मतलब पता चला जो है दावा ही ठोकते रह जाओ। देखिए, साइंस का काम होता है सत्य की तलाश करना, और सत्य इतना सत्य होता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। मतलब सीधा मुद्दे पे आते हैं। सीधा मुद्दा ये है कि भैया जो साइंस होता है ना, उस सत्य की तलाश करता है। आप कहोगे सर कौन सा सत्य? सत्य का मतलब यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग की क्या ज़रूरत है जब हमें सत्य पता है? बस वही तो खेल है। साइंस अपने आप को प्रोग्रेस कैसे करेगी? साइंस अपने आप को डिफेंस कैसे करेगी? साइंस अपने आप को कैसे बचाएगी? साइंस का मतलब ये थोड़ी ना कि किसी की थ्योरी को प्रमोट करना। साइंस का मतलब है सत्य की जांच करना।
साइंस का मतलब है कि अगर आज जो थ्योरी दी गई है, अगर उसमें से कल कोई एडिशन वैल्यू एडिशन हो, अगर कोई नई थ्योरी अच्छी सी मिल जाए और पुरानी थ्योरी को अगर खारिज कर दे तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, उस सत्य को एक्सेप्ट करना। जैसे फिजिक्स, पहले फिजिक्स थी तो जो हमारी जो क्लासिकल थ्योरी थी वो सत्य थी, लेकिन आज क्वांटम फिजिक्स आई, आज क्वांटम मैकेनिक्स आई, तो आज सारे फिजिक्स के सिद्धांत बदल गए। पहले मैथमेटिक्स ईजी वाली चलती थी, आज मैथमेटिक्स थोड़ी एडवांस हो गई, तो आज सारे कॉन्सेप्ट जो हैं थोड़े से चेंज हुए हैं। इसी प्रकार से फिजिक्स साइंस तो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। कैसे बदली, कैसे बदली? या जो रिसर्च होती हैं, आज हमारे पास आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट क्यों प्रेजेंट है? आप जानते हो इस दुनिया में हर चीज़ का एक आर्गूमेंट है, हर एक चीज़ का कुछ पक्ष हैं कुछ विपक्ष हैं। ये सब कैसे बने? क्योंकि किसी व्यक्ति ने डाउट किया होगा, उसने ये भी सोचा होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। जैसे ये भैया कौन गिरा? कोई नहीं गिरा, गिरा गिरा गिरा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कहावत है, हमारी अंग्रेजी में कहावत है, देकार्ते ने कही थी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ था। मतलब ये है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ आपको लगती है, आप दुनिया में कोई भी चीज़ उठा लो, आप उसमें शक कीजिए, आप उसमें डाउट कीजिए। जैसे जो न्यूटन ही था, उसने एप्पल को नीचे गिरता हुआ देखा, उसने डाउट किया कि भैया ये नीचे कैसे गिरा। फिर उसके बाद न्यूटन ने जो है दुनिया के लॉ की खोज कर दी। ऐसे अल्बर्ट आइंस्टीन बताया जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन भी जो है ऐसा कुछ सिस्टम था, उन्होंने भी डाउट किया। ऐसे दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हुए, जितने भी इन्वेंशन हुई, जितनी भी क्रिएटिवनेस हुई है, ये सब एक डाउटफुलनेस थे, जिन्होंने शक किया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्यों जो है ऐसा नहीं हो सकता है। या जैसे मान लीजिए मेरे से कोई बात कर रहा हो और वो उसका है कि मैं जो हूँ बोल रहा हूँ, दरअसल मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी विचारधारा बोल रही है, मेरी पर्सनैलिटी बोल रही है, मेरे शब्दों का चयन बोल रहा है, मेरी बैकग्राउंड बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यानी कि इस दुनिया में हर चीज़ के आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट हैं, और जब ये काउंटर और आर्गूमेंट टकराते हैं तो ट्रुथ की खोज होती है। और साइंस दरअसल एक ट्रुथ यानी कि सत्य की ही तलाश में रहती है। वो सत्य जो आज सत्य है वो कल असत्य होगा, अवश्य होगा। यानी कि जो आज थ्योरी है वो कल थ्योरी वो गलत होने वाली भी है। साइंस इसी का नाम है। साइंस क्रिटिकल थिंकिंग करती है, साइंस डेटा पे भी सवाल खड़ी कर देती है, साइंस में डाउट किए जाते हैं, एथिक्स में बहुत ज़्यादा इसका रोल है, एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। कभी कभी हमारा जो रिसर्च होता है वो गलत भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, अगर हमारे उसमें कोई बायसनेस आ गया, कहीं हमारी जो है उसमें कहीं जजमेंट में अगर बायसनेस अगर हमारे आ गया, तो इससे हम सत्य का पता नहीं लगा पाएंगे। यानी कि जब हम डाउट करते हैं कि ऐसा करने में जो है इसका हो सकता है ये वाला रहा हो फैक्टर। जैसे मैं कहूँ कि भारत में जो है गरीबी है, भारत में गरीबी है। अब कोई जो है मुझे आंकड़ा दिखा दे कि भारत में गरीबी इतने % इतने लोग हैं। अब जो बहुत विद्वान व्यक्ति होगा वो सिर्फ गरीबी नहीं देखेगा, उसके फैक्टर देखेगा, ये फैक्टर, अच्छा इतने से उम्र में कितने वाले लोग गरीबी में हैं, अच्छा कौन सा जाति का कितना जो है, अच्छा कौन से एरिया में, अच्छा जहाँ पे एरिया था वहाँ पे कोई पहाड़ है क्या, अच्छा जहाँ पे एरिया था वहाँ पे जो है क्या क्लाइमेट क्या है क्या। आई थिंक वेन देयर आई एम, फ्रेंच का जो देकार्ते है वो सही कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे हूँ। अपने आप को वहाँ पे प्लेस करो, अपने आप को उनके बीच में जा कर के देखो, और आप ये सोचो कि कोई ऐसा फैक्टर है जो ऐसा हो सकता है कि हमारे आँखों से ओझल हो रहा हो। यानी कि सत्य की तलाश आप तभी कर सकते हो जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करो, और क्रिटिकल थिंकिंग आप तभी कर सकते हो जब आप सत्य को स्वीकार करने से पहले आप उसमें संभावनाएं तलाशें कि हो सकता है ऐसा, मुझे डाउट लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे ये भी संभावना हो सकता है ये भी एक फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार हो, या ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, या ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके अगेंस्ट या फेवर में कोई आर्गूमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है सोचनी पड़ेंगी, तमाम तरीके के एग्जाम्पल जो है आपको देने पड़ेंगे। यानी कि डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, यानी कि जो सवाल नहीं करता है, जो डाउट नहीं करता है, वो कभी भी साइंस का एक सच्चा सिपाही नहीं हो सकता है। जो डाउट करता है वही साइंस का सच्चा सिपाही हो सकता है। जैसे पेन नीचे गिरा, क्यों गिरा, क्योंकि जो है इसमें स्टैटिक एनर्जी, ये नीचे क्यों गिरा, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है। समझे क्या लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ये देखिए जो है घूमा, क्यों घूमा,
क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही थी, इसलिए जो नीचे आया। इसके अंदर एनर्जी कौन सी थी जब ये घूम रहा था? तो काइनेटिक एनर्जी थी, 12mv²। तो इस प्रकार से जो है आप साइंस का ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला अगर बात किया जाए, अगला अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो जो पूछा है यूपीएससी ने, वो पूछा है, अब देखिए मैं तैयारी दरअसल 4 क्वेश्चन की ही करके आया था। आगे जो क्वेश्चन है उसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, थोड़ा बहुत जो है बगैती में चूँकि एक्सपर्ट हूँ तो करूँगा। 5वां क्वेश्चन है, सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट एमंग द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लॉनलीनेस। सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। सोशल मीडिया युवाओं में अकेलापन बढ़ा रहा है, छूटने का डर पैदा कर रहा है। क्या मतलब है? मतलब इसका सीधा सा है, दरअसल आजकल के युवाओं में क्या हो चुका है कि वो मोबाइल पे ही अपनी एक दुनिया बना लेते हैं, जिसको हम मेटावर्स कहते हैं। मेटावर्स, बियॉन्ड द यूनिवर्स। और इस मेटावर्स में होता क्या है, उनके कुछ चंद फ्रेंड हैं, फ्रेंडिकाएँ हैं, यूट्यूब है, वीडियो डालते हैं, फ़ोटो डालते हैं, रील डालते हैं, शॉर्ट बनाते हैं, व्यू नहीं आते हैं, लाइक नहीं आते हैं, कर दीजिए हमारा वीडियो कर दीजिए, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ऐसे जो है तमाम युवक युवतियाँ मतलब जो है अपनी फ़ोटो वीडियो वगैरह डालते हैं, रील्स डालते हैं, शॉर्ट डालते हैं। ये उसके बावजूद भी जो है उनकी एक दुनिया बन जाती है, और जब उस पर लाइक और डिसलाइक ये वगैरह आते हैं या कमेंट उसमें उल आती हैं, तो वो बेचारे नए नए होते हैं, तो वो जो है बेचारे, मैं नया नहीं हूँ, मैं पिछले 5 साल से हूँ। आप क्रिप्टो वाला पे चले जाइए, वहाँ पे लास्ट वीडियो देख लीजिए जाकर के, 5 साल पुरानी मिलेगी, ठीक है। हाँ, तो इससे क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे मान लीजिए तुम्हें किसी ने अगर लाइक नहीं किया तो ऐसा लगता है कि बस दुनिया हमारी इतनी है। अरे भैया तुम फेमस ही नहीं है तो कहाँ पे जो तुम्हारे लाइक आएंगे, तुम्हारा यूट्यूब भेज ही नहीं रहा है, तुम अपने आप को काहे कोस रहे हो फालतू में, है। इससे क्या होता है कि उनके अंदर एक डिप्रेशन आने लगता है कि भैया लाइक नहीं आ रहा है, व्यू नहीं आजकल आ रहे हैं, क्या होगा, कैसे खर्चा चलेगा, लाइक कर दीजिए। तो ये जो है उनमें फियर ऑफ मिसिंग आउट, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुका हूँ, दुनिया एकदम आगे बढ़ रही है, मैं जो हूँ बिल्कुल पीछे रह चुका हूँ। दुनिया में देखिए उनके मिलियन में व्यू आ रहे हैं, हमारे करोड़ों में व्यू आ रहा है। ऐसा जो है उनके बीच में अवसाद बन जाता है, वो डिप्रेस हो जाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया के कारण। सोशल मीडिया में भागम भाड़ का दौर चला हुआ है, ठीक है। जो 2-4 जो है उधर से मटक देते हैं, उनके जो है बढ़िया एकदम मिलियंस में चले जाते हैं, और बेचारे यहाँ पे बेखूफी तरीके से बोल रहे हैं 2 घंटे से। अगला अगर देखा जाए 6वां क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। नियरली ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, यानी कि लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लगभग जो है, जैसे एक इंसान जो होता है वो लगभग जितनी भी उसके सामने परिस्थितियाँ आएँ, वो सभी परिस्थितियों को जो है झेल लेता है, यानी कि सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता है। ये तो सभी व्यक्ति कर लेते हैं। सभी व्यक्तियों में क्षमता होती है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। मतलब उनके अनुकूल अगर परिस्थितियाँ ना हो, यानी कि उनके जो है कंफर्टेबल परिस्थितियाँ ना हो, तो उसका वो सामना कर लेते हैं। सामना कर लेते हैं का मतलब, सामना कर लेने का मतलब है वो ईमानदारी से उसका सामना कर लेते हैं। लेकिन यदि आपको किसी व्यक्ति को टेस्ट करना है तो आप उसको पावर दे के देखिए। ये जहाँ तक मुझे कोट लग रहा है, ये कोट जो है किसी एक शायद प्रेसिडेंट अमेरिका का था, कोई उसका कॉपी किया हुआ है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर आपको टेस्ट करना है, ऐसे तो सबको ईमानदारी बनता रहता है, सब ईमानदार, एकदम सब ईमानदार, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप उसको पावर दे के देखिए, समझे। जैसे रावण को पावर मिली, रावण ने क्या किया? विनाश किया, समझे। और महाभारत में आप देख लीजिए, जिनके पास पावर थी क्या हुआ। तो अगर किसी व्यक्ति का अगर आपको कैरेक्टर टेस्ट करना है तो उसको सबसे पहले पावर दीजिए, और जैसे तुम पावर दोगे वो असली रूप में अपने आ जाएगा। यानी कि पावर भी ब्रेव मैन को जो है इम्ब्रेस करती है। सबके पावर झेलने की बस की थोड़ी ना होती है, हर कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, समझे। पावर इम्ब्रेस ब्रेव मैन इन द वर्ड्स ऑफ मैकियावेली। तो यानी कि अगर जो है किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को टेस्ट करना है, उसको पावर देकर देख लीजिए। यानी कि ऐसे तो सब कोई जो है एकदम जो है ईमानदार बना रहता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को टेस्ट करना है तो उसको पावर दीजिए। इसके हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ एग्जांपल धर दीजिए, और जो है
सब धर दीजिए, उसके बाद जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो आया है, व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं, यानी कि ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंस आर ऑलवेज सिंपल, यानी कि वो सारे आइडिया जिनके परिणाम बहुत बड़े और व्यापक स्तर पे होते हैं, वो सारे थॉट्स जो है बहुत सिंपल होते हैं। यानी कि आपको इसमें जो है वो सारे थॉट्स लिख देना है जो पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं और बहुत सिंपल से होते हैं, जैसे ईमानदारी, इंटीग्रिटी, एथिक्स और ऐसे बहुत से आइडियाज़, ऑनेस्टी, ये सारे आइडियाज़ जो हैं दुनिया में बहुत सिंपल से आइडियाज़ हैं। आप न्यूटन का थर्ड लॉ ले लीजिए, बहुत सिंपल सा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है, ये सब क्या है, सिंपल है। आप जो है कोई भी दुनिया का आइडिया उठा लीजिए, किसी भी विचार को उठा लीजिए, वो सारे सिंपल ही होते हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी चीज़ों के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं, वो सारी सी चीज़ें सिंपल हैं, समझे। जैसे डेली हम जो चलते हैं, ठीक है, धरती पे ही क्यों रहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे कारण है। यानी कि आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि बहुत जटिल चीज़ें किसी चीज़ के हों। अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको बहुत ईजिली समझ आ जाता है तो आप समझ जाइए उसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देख लीजिए या फिर फिजिक्स को देख लीजिए, सिंपल से आइडियाज़ हैं। आप मैथ्स को देख लीजिए, सिंपल से आइडियाज़ हैं। आपकी डेली लाइफ में लगभग 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं इन्हीं आइडियाज़ से। यानी कि जो सिंपल चीज़ होती हैं उसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। यानी कि जितना साधारण विचार होगा वो उतना ही ज़्यादा अपना प्रभाव डालेगा सब पे, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को समझ आ जाता है, ज़्यादा लोगों की अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है। यानी कि आपको वहाँ पे सारे वो एग्जाम्पल्स लिखने हैं जिसका एग्जाम्पल वो आइडिया लिखना है जो हो छोटा सा, समझ भी सबको आ जाए, लेकिन उसका परिणाम पूरी दुनिया में बहुत बड़ा देखने को मिले, समझे। तो ये चीज़ है। अगला अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है। द कास्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कास्ट ऑफ डूइंग नथिंग। सिंपल सा क्वेश्चन है जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। इसका मतलब ये निकला जा करके कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। हाँ, अब इसमें आप लिखोगे कैसे, तो इसको आप कई तरीके से लिख सकते हो। जैसे मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ, पेस्टल फार्मूला क्या होता है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, टेक्नोलॉजिकली और एनवायरमेंटली और लीगली 6 डायमेंशन आप लिख सकते हो इसमें। हर ऐसे में ही 6 डायमेंशन याद रखा कीजिए। मैंने फाइनली आपको बता दिया जो मैं बता नहीं रहा था उतनी देर से, लेकिन मैंने वो 2 घंटे का वीडियो जरूर देखिएगा जा करके, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और लाइक तो अभी कर दीजिए, मुझे नहीं पता कैसे करना है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ ना करने से कुछ करना ज़्यादा बेहतर है। यानी कि जो व्यक्ति दुनिया में ये प्रयास ही नहीं करते हैं ये सोच करके कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उनसे लाख गुना बेहतर है जिन्होंने प्रयास किया, क्योंकि उन्हें वो तरीके पता चल जाते हैं जो वर्क नहीं करते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन। अब यहाँ पे आपको इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, आपको लीगल रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख देने हैं जिन्होंने कुछ करने का प्रयास किया और अल्टीमेटली वो सफल रहे। जबकि कुछ लोग ऐसे लिख देने हैं जो उन्होंने प्रयास ही नहीं किया और उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ना उखाड़ पाया। तो आज का वीडियो बिना किसी बकवास के, बिना किसी देर के, मैं 4 ही तैयार करके आया था शुरुआत वाले, बाकी 4 के नहीं तैयार करके आया था, क्योंकि वो मुझे लगा कि सारे लोग कर लेंगे और इतना हमारे पास क्षमता भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट उतना ज़्यादा मिलता नहीं है। अगर सपोर्ट मिले तो फिर तो हम बहुत कुछ ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंटेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर जो है मैं यहाँ पे बैठ कर रामायण पत्रा पढ़ूँ, मैं दिखाऊँ कि देखिए ये सर जो है हमारे पास ये बुक है, ये हमारे पास माउस है, माउस में फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का माउस तो जो है उस पर व्यू बढ़िया आएंगे, और फिर जो है मैं आपको ढोंग तमसला दिखाऊँ कि देखिए मैं 6 घंटा और जो है एक दिन में जो है मैं 36 घंटे पढ़ता हूँ और 300 400 जो है टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर देता हूँ। और मैंने जो है ज़िंदगी में जो 1 लाख से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन लिख रखे हैं और पढ़ाई तो मैं बहुत करता हूँ। यूपीएससी का चेयरमैन रह चुका हूँ और जो है देश का प्रधानमंत्री अगला बनने वाला हूँ, और प्रेसिडेंट हो सकता है ना बनूँ पाऊँ, और 2-4 दिन बाद जो है पूरे दुनिया पे कब्जा होगा, यूनिवर्स पे भी कब्जा होगा। ऐसी हमारी कुछ प्लानिंग है भविष्य में। इस प्रकार से अगर मैं बोल दूं और इस प्रकार से मैं डेली दिखाऊं आकर के तुमको, तो तुम बढ़िया व्यू को लाइक करोगे, कमेंट करोगे। अब दुनिया की कमाता ये जो है हमारी रामायण को मत सुनिए और जो है उसमें मज़ा मत लीजिए। जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऐसे कंटेंट को शेयर कीजिए और ज़्यादा लोगों ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिए जो हमारे जैसे घटिया कंटेंट बनाते हो। जल्दी मिलते हैं वीडियो साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।